नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है तीसरे मोर्चे का तीर। लक्ष्मण कितने गंभीर। तो ये जो तीसरे मोर्चे का तीर है, इसे छोड़ा है पूर्व कांग्रेस लीडर, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी ने, जिन्हें कुछ समय पहले कांग्रेस से निष्कासित किया गया। उनका कहना है कि वो एक पार्टी बना रहे हैं जो कांग्रेस जैसी ही होगी, लेकिन वो बीजेपी को टक्कर देगी और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। अब क्या ये मुश्किल बीजेपी के लिए पैदा करेगी या कांग्रेस के लिए ही करेगी, तमाम बड़ी बातें, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। ले हैं तो फिर जनाधार भी हम बढ़ाएंगे और जनाधार बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक नई रेखा खिंचती दिख रही है। ये रेखा खींच रहे हैं पूर्व कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण अब खुद की नई पार्टी बनाने की तैयारी में है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने इसका ऐलान किया। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण सिंह ना कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं और ना ही बीजेपी में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और हम जोड़ेंगे और जोड़ के हम एक संगठन खड़ा करके बताएंगे। और अभी हमारे पास समय है, 3.5 वर्ष हैं, और संगठन कांग्रेस का ही खड़ा करके बताएंगे। जहाँ वो कमज़ोर हैं हम उनकी मदद करेंगे, जहाँ हम कमज़ोर हैं वो हमारी मदद करें, और मिलजुल के लड़ेंगे, पर भाजपा को रोकेंगे अगली बार सत्ता में। लक्ष्मण सिंह लंबे समय तक कांग्रेस का चेहरा रहे, बीच में बीजेपी में भी गए, लेकिन अब किसी पार्टी की छांव लेने की जगह वो अपना अलग राजनीतिक रास्ता बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का सहयोगी बनने और बीजेपी को रोकने की बात कही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में तीसरी ताकत बनने की कोशिशें कई बार हुई। 1956 से अब तक बीएसपी, न आप और न ही कोई क्षेत्रीय दल इस स्थिति में पहुंच सका। जनता ने निर्दलियों को भी मौका दिया, लेकिन सत्ता की चाबी हमेशा कांग्रेस या बीजेपी के पास ही रही। लक्ष्मण सिंह के ऐलान पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। मुझे तो जानकारी है नहीं, आप ही से सुन रहे हैं। बहरहाल अगर नई पार्टी बना रहे हैं तो ये उनका सोचना है, उनकी बुद्धि है, उनका विवेक है। लक्ष्मण सिंह जी बड़े अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, कई बार के सांसद हैं। अगर उनका ये निर्णय है सो है, कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने मना कर दिया है, तो उनको यह भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से पीले चावल देने गया कौन था। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि नई पार्टी बनाकर जिस मुद्दे को उन्होंने कांग्रेस में वंशवाद के मुद्दे को उठाया है, कांग्रेस के नेता की बौद्धिक क्षमताओं पर जो प्रश्न उठाए हैं, उनको अनवरत रखेंगे और उस जंग में वो जीते। हमारी शुभकामनाएं। लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी नई पार्टी के गठन को लेकर अब सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में द्विध्रुवी राजनीति में लक्ष्मण सिंह तीसरा मोर्चा खोल पाएंगे। लक्ष्मण सिंह की नई रेखा कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक ठोस विकल्प बन पाएगी। जवाब आने वाला वक्त और चुनावी नतीजे देंगे, लेकिन इतना तय है कि एमपी की सियासत में फिलहाल लक्ष्मण के तीर हलचल पैदा किए हुए हैं। आपने देखा कि कुल मिलाकर मसला ये है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1956 से लेकर अब तक, अगर आपकी थोड़ी राजनीतिक हिस्ट्री को जानने में रुचि है, पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने में रुचि है, तो 1967 में 1967 में संयुक्त दल की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, जिसको आप कह सकते हैं कि उस समय की कांग्रेस की सरकार, और जो जनसंघ लड़ता रहा कांग्रेस से 1980 के पहले। हालांकि इसमें जनसंघ के समर्थन की बात भी रही संवित सरकार में, लेकिन उसके बाद जनता दल ने 1990 के आसपास एक तीसरी शक्ति के लिए दावेदारी की, और उसके पहले 80 के दशक के आरंभ में बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी ये कोशिशें की। लेकिन इन सब की कोशिशें कुछ सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। जनता दल ने एक बार ज़रूर करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें जीती जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ये बमुश्किल मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसी संख्या ला पाए जो तीसरी राजनीतिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ,
2006 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी। 30 अप्रैल 2006 को उज्जैन में उमा भारती जी ने, जो अब बीजेपी की सीनियर लीडर हैं, उस समय बीजेपी से निष्कासन के बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई, जिसने 2008 के चुनाव में 5 सीटें जीती। और ये बीजेपी की ही सोच वाली पार्टी आप कह सकते हैं। जैसे लक्ष्मण सिंह अभी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी जो अगर बनेगी तो वो कांग्रेस को ही एक तरह से उसी का ऑफशूट्स होगी। तो उमा भारती जी की ये भारतीय जनशक्ति 2008 में 5 सीटें जीतती है और 2011 में इसका विलय, 5 विधायक जो थे उनका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता। तो यानी तीसरी राजनीतिक शक्ति अब तक नहीं है। तो देखते हैं क्या लक्ष्मण सिंह कोई चुनौती पैदा करते हैं, या ये सवाल भी हमने जो हमारा पॉडकास्ट का ख़ास कार्यक्रम है, जिसको आप देखेंगे आने वाले रविवार को 8:30 बजे रात, उसमें डिटेल्ड बातचीत आप देखेंगे। तो लक्ष्मण सिंह जी से बंसल न्यूज़ ने यह भी पूछा कि क्या आप AIMIM की तरह तो नहीं हो जाएंगे कि जो टक्कर लेती है बीजेपी से लेकिन मदद करती है बीजेपी की, ऐसा आरोप लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे ही नहीं। तो ये बहुत दिलचस्प बातें हैं। पहला सवाल हमारा, क्या लक्ष्मण सिंह की नई पार्टी मध्य प्रदेश की 2 ध्रुवी राजनीति को चैलेंज कर पाएगी? क्या लक्ष्मण की नई रेखा कांग्रेस के भीतर गहरे असंतोष का संकेत है और कई रिबेलियन कांग्रेसी क्या दामन थाम सकते हैं लक्ष्मण सिंह जी की संभावित नई पार्टी का? और तीसरा सवाल, कांग्रेस को सहयोग और बीजेपी का विरोध, क्या यह दोहरी रणनीति चलेगी? चलिए चलते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्वदेश शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है उनका। अजय धवले जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, चमकते हुए अधिवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं जय नागला जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, संवित सरकार, भारतीय जनशक्ति, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कोई भी अब तक मध्य प्रदेश के द्विदलीय बाइपोलर पॉलिटिकल कैरेक्टर को, यानी 2 दलों की राजनीति के चरित्र को कोई चुनौती नहीं दे पाया। लक्ष्मण जी का आना किधर जाएगा? कांग्रेस को नुकसान, जो बहुत स्वाभाविक रूप से दिमाग में आता है, बीजेपी को चोट पहुंचाने का दावा, लेकिन फ़ायदा बीजेपी को, क्योंकि भारतीय जनशक्ति ने निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस को लाभ पहुंचाया। जी शरद जी, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में पूरा 2 ध्रुवीय पूरा राजनीतिक व्यवस्था है, बीजेपी और कांग्रेस, और इसको अभी तक कहीं कोई चुनौती नहीं मिली है। जहां तक उमा जी की बात है, उमा जी एक मास लीडर रही हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और पूरे प्रदेश में उनका प्रभाव था, तो निश्चित रूप से उसका कुछ लाभ मिला। लेकिन उसके बाद भी वो एक ऐसी बड़ी चुनौती नहीं दे पाई कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने वो कर पाए। ये आप इसके पहले यदि देखें तो अर्जुन सिंह जी, जिनका मध्य प्रदेश में बड़ा जनाधार रहा है, तिवारी कांग्रेस जब बनी तो तिवारी कांग्रेस भी कोई अपना बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाई। तो ये संभावना बहुत कम है कि लक्ष्मण सिंह जी अपना कोई स्वतंत्र एक अपना वो बना पाएंगे वजूद। और जहां तक वो पूरे मध्य प्रदेश की, दिग्विजय सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी में बड़ा फर्क है। दिग्विजय सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश की नब्ज पे हाथ रखते हैं, हर जिले में, हर छोटे छोटे तहसील गांव तक उनका सीधा जुड़ाव है। वो स्थिति लक्ष्मण सिंह जी की नहीं है, इसलिए वो बहुत प्रभाव कर पाए, बहुत बड़ा कुछ एक कर पाए, ऐसी संभावना किसी भी रूप में नहीं देखती। जी बिल्कुल, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई, और मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी अपने उसूलों को लेकर कभी दाएं बाएं होते नहीं हैं, कि उनसे कोई मदद लक्ष्मण सिंह जी को मिल पाएगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन उनका चेहरा दिग्विजय सिंह जी के बहुत करीब है, 5 बार के सांसद हैं और 3 बार के विधायक रहे हैं। तो आप उनको खारिज भी नहीं कर सकते हैं कि वो एक ऐसा चेहरा भी नहीं है कि जो बड़ा गैर मामूली सा चेहरा है, बड़ा मामूली सा चेहरा है, तो ये भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या वो कांग्रेस की तथाकथित अंदरूनी फूट का फ़ायदा उठा सकते हैं? बहरहाल ये सब चीज़ें भविष्य के घर में। अजय जी, किस तरह देखते हैं आप? जी शरद जी,
पहली बात तो ये जो पूरा का पूरा विषय है, लक्ष्मण सिंह जी ने किन परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रति उनके जो विचार थे वो प्रकट किए, नेतृत्व के प्रति उनकी जो विचार थे वो उन्होंने बहुत हम कहेंगे कि कैटेगोरिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर किए। कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि जब जब नेतृत्व पे प्रश्न उठता है, गांधी परिवार पे कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसको आईना दिखा दिया जाता है, और उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के भाई होने के बावजूद लक्ष्मण सिंह जी को वो आईना दिखा दिया गया। मूल विषय जो है, लक्ष्मण सिंह जी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कांग्रेस की हेल्प करने के लिए नया संगठन खड़ा करेंगे, या उनके जो विचार है उसको वो आगे बढ़ाने के लिए नया संगठन खड़ा करेंगे। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में अपनी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति यदि पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक में कवर करने वाले जर्नलिस्ट यदि कोई हो तो आपने काफ़ी, आपका पुराना इतिहास रहा है, आपने काफ़ी करीब से मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर किया, आप बता सकते हैं, और ये हम भी जानते हैं जी। लेकिन मैं बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ अजय जी। नहीं, लेकिन मैं आपका पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहा था जी, पॉलिटिकल जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। दूध रिवेर राजनीति का मध्य प्रदेश गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों जो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट है, इनका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। यहाँ हमेशा से, या चाहे कांग्रेस के व्यक्ति हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो अपने अपने विचारों के प्रति बड़े समर्पित रहे हैं। चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, आज भी हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में जो वोट शेयर का डिफरेंस है उसका यदि हम अनुमान लगाए तो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का वोट शेयर इंटैक्ट रहा है अपने अपने तौर पे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, अपना मजबूत संगठन है, इसलिए हम चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करते हैं। लेकिन आप तीसरे मोर्चे की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आपको कैटेगोरिकली इन तीनों राज्यों में कभी भी तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये जो समर्पित कार्यकर्ताओं का गढ़ है, समर्पित कार्यकर्ता अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए निष्ठावान तरीके से काम करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी के सामने चुनौतियां बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि एक परिवार विशेष से आते हैं, एक परिवार की लेगेसी उनके साथ में है, और जिन विचारों का विरोध करके वो आज अपना राजनीतिक उदय करने की प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके साथ में दिक्कत ही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उन बातों की पक्षधर रही है जो बातें लक्ष्मण सिंह जी बार बार अपने प्लेटफॉर्म से उठाते रहे हैं। तो मुझे लगता है जब सामान्य रूप से वो कांग्रेस के विरोध की बातें करते रहे, कांग्रेस में रह के, यदि कांग्रेस से बाहर रह के कोई राजनीतिक संगठन खड़ा करते तो उनका विचार क्या होगा? तो ये विचार बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी राजनीतिक संगठन को बड़ा करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण होता है कि एक कैडर बेस्ड संगठन की आवश्यकता होती है यदि आपको राजनीति में ऊपर जाना है। मैं लौटता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने भी एक विश्लेषण की शैली में अपनी बात कही, जो माफ़ कीजिएगा मैं ये नहीं कहूँगा कि हम एंकर्स की तरह कुछ चीज़ें जो हैं जिसको कहते हैं कि थोड़ा मामला ढीला हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन आपने, अच्छा लगा मुझे कि आलोचना के बजाय विश्लेषण का रुख किया, जो एक अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा लगता है एक रेटोरिक चल रहा है, एक आलोचना पुराण खुल गया है, आप खराब, आप खराब, आप खराब। स्वदेश जी पे दबाव नहीं बना रहा हूँ मैं कि वो बीजेपी की आलोचना से मुक्त रहकर बात करें, लेकिन तथ्यपरक रहना, तथ्यपरकता से बात करना, ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक। जी स्वदेश जी, आपकी क्या टिप्पणी है? तीसरी शक्ति के दावा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी साहब तक चुनौतियां हैं अभी भी कांग्रेस के सामने। जी शरद जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का राजनीतिक जायका आपसे बेहतर मैं तो नहीं समझ पाऊंगा, हालांकि मैंने वो सारे दौर देखे हैं जिनका जिक्र आपने किया कि तीसरा मोर्चा यहाँ खड़ा हो ही नहीं पाया कभी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि जो जनता के बीच काम करता है पूरे 5 साल, उसको पसंद करती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता। तो यहाँ तीसरा मोर्चा खड़ा हो नहीं पाया। मैं लक्ष्मण सिंह जी का बड़े आदरणीय हैं, वरिष्ठ नेता हमारी कांग्रेस के रहे हैं, आदर के साथ ये कहूंगा कि आपने पार्टी तीसरी बना ली, ढेर सारी शुभकामनाएं, लोकतांत्रिक अधिकार आपको संविधान ने दिया है, आप पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, ये लोकतंत्र में व्यवस्था है, स्वागत है। लेकिन सच बात यह है कि मध्य प्रदेश 2 ही पार्टियां यहाँ कवर कर पाता है मध्य प्रदेश की जनता, एक तो भाजपा, दूसरी कांग्रेस। 2 पार्टी के अलावा तीसरे कितने भी प्रयास अब तक होते रहे सब विफल हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी पार्टी बनाई मध्य प्रदेश में, वो भी आपने देखा है। इसकी चिंता नहीं है सुदेश जी आपको कि वो आप ही की पार्टी के वोट को काटने की स्थिति में होगी? भले ही उन सीटों की संख्या बहुत कम हो, लेकिन वहाँ वो वोट कटवा तो बन सकती है कांग्रेस के लिए। नहीं, हम बहुत बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, ना डर में बोलते हैं ना कभी भय में बोलते हैं। आपने कहा आप दबाव बना रहे हैं, दबाव वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मास लीडर होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अभी खुद ही चुनाव हार गए हों
और उनसे ये कहा जाए, उनसे ये उम्मीद की जाए कि मध्य प्रदेश में वो एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर देंगे। हमें तो ऐसा दिखाई कुछ देता नहीं है। मध्य प्रदेश में नई कांग्रेस का उदय हुआ है माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, और ये इतनी नई कांग्रेस का उदय हुआ है कि सरकार सकते में है, सरकार परेशानी में है, सरकार बौखलाई हुई है। आपने कल का ही कार्यक्रम देखा होगा, कितना ऐतिहासिक हुआ। कुल मिलाकर के कांग्रेस को इस तरह से टक्कर देना या सहयोग की बात करना मैं नहीं समझता हूँ, मेरे गले तो नहीं उतर रही है बात। हाँ, लोकतंत्र में उन्हें अधिकार है, वो अपनी बनाए पार्टी कुछ भी करे। सच बात यही है कि कांग्रेस पे और भाजपा दोनों की ही आमने सामने की लड़ाई होगी। तीसरे मोर्चे को मध्य प्रदेश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। जय जी, अगर हम भारतीय जनशक्ति के इतिहास को टटोलें, जिस तरह की बात हम कर रहे थे कि चलिए एक बीजेपी से बहुत ताकतवर नेता, अभी स्वदेश जी कह रहे थे मास लीडर नहीं है, मास लीडर उमा जी से बड़ा मास लीडर मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के बड़े जो जननायक और जन नेता हैं उनमें वो प्रथम पंक्ति में खड़ी होती हैं, और 2003 में बीजेपी की सरकार की वो शिल्पकार रही हैं। लेकिन ये सही है कि जब बीजेपी कांग्रेस से आप अलग होते हैं, सवाल ये भी बड़ा है कि बीजेपी कांग्रेस से अलग होने के बाद जो दिग्गज नेता दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, क्या वो बस्तर से चुनाव जीत पाएंगे एक अलग पार्टी बनाकर? क्योंकि इस देश में पार्टी कई बार नेता से अधिक लोगों के मन तक और वो सिंबल उन तक पहुंच चुका होता है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के उन विद्रोही नेताओं का मंच बन सकती है, जिस तरह से जनशक्ति का विलय हो गया 2011 में, उनके मन में भी उम्मीद होगी कि चलिए अगर कहीं सरकार बनने के कोई आसार नजर आए तो चुनाव जीतने के बाद हम घाटे में तो नहीं रहेंगे? जी नहीं, मुझे संभावना कम दिखती है कि उमा जी की जैसी बात की। उमा जी मध्य प्रदेश की न केवल मुख्यमंत्री नहीं और वो मास लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरे दूसरा, उस समय जिस तरीके से वो तिरंगा यात्रा को लेकर के और वो सारी चीजों को लेकर एक सिंपैथी भी लोगों की उनके साथ में थी, तो वो सारी चीजें थी। लेकिन ये भी तय बात है कि जो बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता है या इवन वोटर भी है, वो ज्यादा इधर उधर शिफ्ट नहीं होता। सेम स्थिति कांग्रेस की भी है। तो कई बार होता है, हमने देखा है, कई बड़े नेता होते हैं, उनकी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी जरूर होती है, लेकिन पार्टी का सिंबल बड़ा मैटर करता है। इसलिए कई बार मैं ये चीजें देखी हैं कि आपका वो पॉपुलैरिटी एक पार्टी के नेता के रूप में होती है, और वो सिंबल जब आपसे अलग होता है तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के कितने पावरफुल जी 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 नेता रहे हैं, तो आपको पता है। क्या लेकिन ये लगता है जय जी कि ये बीजेपी की तरफ जाने का एक दांव है लक्ष्मण सिंह जी का? आप अगर अपनी हैसियत कुछ ऐसी बनाते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी गरिमा से आपको बुला ले, आपका सम्मान करते हुए आपको, क्योंकि एक बार सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रह चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ हमसे भी बातचीत में, बंसल न्यूज़ से भी बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार की नीति अगर हम लेकर आते जीएसटी तो नाम हमारा होता, आज जीएसटी ने केंद्र सरकार का खजाना भर दिया है। जी ये बात सही है कि लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी में भी गए, थोड़े समय वहां भी रहे, और कहीं वो स्टेबल या एक गंभीर राजनेता की उनकी इमेज नहीं बन पाई, और वो उस तरह से कभी कोई बहुत उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। और जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, या वो भी कहीं ऐसा नहीं है कि आम जनता को सीधे छूते हो। तो ये बात सही है कि कांग्रेस को लेकर के, उनके नेताओं को लेकर के उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे इश्यूज नहीं है जो आम आदमी को जोड़ते हो। और दूसरा, एक प्रदेशव्यापी उनकी नेटवर्क भी नहीं है, ना उस तरह की छवि भी है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभाव वो डाल पाएंगे, न कांग्रेस को न बीजेपी को, दोनों को बहुत प्रभाव शायद ही डाल पाएंगे। जी अजय जी, फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। गुजरात भी बाइपोलर पॉलिटिक्स का गढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह वहाँ सेंध लगाई है, तो ऐसा नहीं है। लोग जिस तरह कई बार वो ये भी चाहते हैं कि भले ही वो सत्ता में लाने लायक बहुमत न दें, लेकिन एक दबाव समूह की तरह तीसरी पार्टी को वो चाहते हैं, ख़ासतौर से जहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है। तो आपको भी सावधान रहना पड़ेगा, भले ही आप अब तक ये बात कहें, खारिज करें कि कोई यहाँ पर चलेगा नहीं 1956 से लेकर अब तक, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ताक कर बैठी है और लक्ष्मण सिंह जी तो ऐलान कर ही चुके हैं। शरद जी, एक हिस्टोरिकल एनालिसिस ऐसा भी है कि जहां जहां कांग्रेस अप्रासंगिक हुई है वहां तीसरे दल मजबूत हुए। आप ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब प्रासंगिक नहीं है?
नहीं, ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है। यदि अच्छा। गुजरात की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए जहाँ, तो उस प्रकार से ये एक ऐसा नैरेटिव बनता है कि अब कांग्रेस एक मजबूत विकल्प नहीं है, उसलिए अन्य राजनीतिक दल मजबूत होते जाते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में आदर्श माना जाता है। आदरणीय हमारे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने इसे अपने विचारों से सींचा है। तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी का जो 49% के आसपास वोट शेयर है, वो इंटैक्ट वोट शेयर है अपनी वैचारिक स्पष्टता की वजह से। तो मुझे लगता है भली भांति हम इस बात के प्रति, और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर इस बात के प्रति प्रतिबद्ध है कि यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन जो देश के लिए दिशा निर्देश देने का काम, देश के लिए दिशा निर्देशक तत्व बनाने का काम करे, देश के लिए नए नवाचारों का एक गढ़ बने। उसी प्रकार से हमारी सरकारें भी आप देखेंगे, सरकारें हमेशा हमारे विचार के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगी। तो ऐसे कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, लेकिन जब हम अपने विचार पर अड़ी गए तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई दिक्कत है। हाँ, कांग्रेस को इससे मूल रूप से, यदि हम राघवगढ़ की बात करें, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का यदि हम उदाहरण ले ली, मात्र 4,500-5,000 वोटों से वो सीट इस बार बची है। लक्ष्मण सिंह जी का इंटैक्ट कितना होता है उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में, ये दिग्विजय सिंह जी के परिवार के लिए थोड़ा कठिनाई वाला विषय हो सकता है इसका, क्योंकि पैन मध्य प्रदेश यदि इस बात का प्रभाव की हम आकलन करें तो मुझे नहीं लगता कि पूरा मध्य प्रदेश इस बात से प्रभावित होगा, लेकिन निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का परिवार, जयवर्धन सिंह जी की राजनीति इस बात से प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल। और एक चीज़ आप सभी से और शेयर करूं कि बंसल न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम में, पॉडकास्ट में, उन्होंने एक बात ये भी कही कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी वो मेंटर की भूमिका में होंगे। उनका कहना है कि मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, अब मैं चुनावी राजनीति में नहीं उतरूंगा। स्वदेश जी। सच बात है, ये उनका अपना सोचना है, उनकी अपनी मंशा है, वो जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन सच बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी शरद जी, मध्य प्रदेश की जनता ये इस बात को समझती है, और आप विद्वान भी इस बात को जानते हैं। कम से कम 20 साल जो पूरे प्रदेश की जनता के बीच रहे, जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए संघर्ष करता रहे, अपने ऊपर केस रजिस्टर्ड करवाए, जेल जाने का काम भी करे, कुल मिला के तब उसके साथ लाव लश्कर और कार्यकर्ता तैयार होते हैं। अब ये अकेली जिस बात है, लक्ष्मण सिंह जी ने एक बात और कही, उसका अर्थ आप जाने स्वदेश जी। वो कह रहे थे, उन्होंने 2-3 बार दोहराया कि अब मध्य प्रदेश में एफआईआर जिन नेताओं पर है वही चमक रहे हैं। तो अब ऐसे जमीन पर आकर काम करें, रोका किसने है उन्होंने? अभी जैसे जीतू पटवारी जी पर एफआईआर कर दी, जबकि एफआईआर किसी और पर होनी थी। इसमें माननीय लक्ष्मण जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो जनता के बीच जाए, मुगावली की उस गांव में पहुंचे, लेकिन जिनके विरुद्ध नहीं है उनका भी ध्यान तो रखा जाना चाहिए स्वदेश जी। मेरे ख्याल से ये भी पार्टी ऐसा नहीं है कि एफआईआर जिनके विरुद्ध है वही आगे बढ़ेंगे, जो नहीं है वो भी काम तो कर ही रहे हैं। स्वदेश जी भी काम कर रहे हैं। देखिए, नहीं, जो जनता के बीच में काम करता है, निश्चित रूप से जनता उसको स्वीकार करती है, जनता उसको नेता मानती है, जनता उसकी बात सुनती है, उसको सत्ता में लाना चाहती है कि ये आदमी आएगा तो मेरे लिए कुछ करेगा। अब जनता इस बात को जानती है कि कोई भी विधायक रहा या सांसद रहा, लेकिन अब इनसे कहा जाए कि डिडोरी का कार्यकर्ता कैसे जोड़ेंगे या लाहौर भिंड का कार्यकर्ता कैसे जोड़ेंगे, बहुत मुश्किल सी बातें हैं। ये कहना तो बड़ा आसान होता है, सच्चाई यही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में टक्कर होगी, और दोनों में से मैं समझता हूँ कांग्रेस आज अव्वल है तो 18-28 में और ज्यादा अव्वल दिखाई देगी आपको, और कीर्तिमान स्थापित करेगी। किसी भी तरह का कोई रोड़ा सामने आने वाला नहीं है। आज एक और बड़ा, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकली एक बड़ा ज़बरदस्त बयान है, आप सब वाकिफ़ होंगे ही, और मैं दाद दूंगा उसकी कि उम्र के इस पड़ाव पर नहीं है अमित शाह जी जहाँ वो अपने रिटायरमेंट प्लान की बात करें। अभी तो वो मध्याह्न के सूर्य की तरह दमक रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर भारतीय राजनीति के नेताओं को चौंका दिया है कि मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ और मैं ऋग्वेद, उपनिषद, इन सब का अध्ययन करूँगा। तो ये बताता भी है कि भारतीय राजनीति का जो पारंपरिक खांचा है वो अनंत काल तक अहर्निश सेवा महक की तरफ ही बढ़ता चलता चला जाता। बहरहाल ये अलग विषय, कभी इस पर बात करेंगे। जय जी, कंक्लूड करूँगा आपकी टिप्पणी से, किस तरह आप देखते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों आश्वस्त हैं, लेकिन इतना तो है कि एक तीसरी राजनीतिक शक्ति अगर हाथ मिला लेती है आम आदमी पार्टी से, हाथ मिला लेती, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो जाते हैं लक्ष्मण सिंह, तमाम चीज़ें हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उनको एकदम खारिज कर देंगे, भले ही अकेले उनकी शक्ति ना हो। देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में एक तीसरी राजनीति के लिए संभावना है, मैं इससे इनकार नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पार्टियों से, लेकिन वो पार्टी, वो व्यक्ति में इतना विश्वास
जनता का हो, वो उसका कुछ कुछ तो पृष्ठभूमि में हो, आपका कुछ ऐसा काम किया हो कि लोग आपके पीछे हो। जैसे अरविंद केजरीवाल जब उठे थे तो निश्चित रूप से पीछे अन्ना आंदोलन और कुछ था। ये बात और है कि वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाए, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का हम रिकॉर्ड देखें तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि, कोई ऐसी बड़ी आइडेंटिटी उनकी नहीं दिखती कि लोग उनके पीछे खड़े हो। इसलिए वो संभावनाएं कम दिखती है। ये बात सही है कि मैं इनकार नहीं करता कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं, और लेकिन उसके लिए आपको जमीन तैयार करनी पड़ेगी, और लक्ष्मण सिंह जी की वो स्थिति भी नहीं है, तो उनके पास उतना नेटवर्क है कि वो बड़ी बिल्कुल। चुनौती ज्यादा से ज्यादा एक आध जी, विधानसभा जी। में, तो बहुत संभावनाएं नहीं। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस बीजेपी दोनों निश्चिंत हो सकती है। टक्कर होगी कांग्रेस बीजेपी में, इसलिए होगी कि दोनों ही पार्टियों में एक ऐसा नेतृत्व है जो चौथी पीढ़ी का नेतृत्व कहा जाता है, चाहे डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी में हो और उन्हीं के साथ अब उनके हमसाया संगठन के हेमंत खंडेलवाल जी हों और उधर जीतू पटवारी जी हों, और दोनों तरफ टशन यही है कि ये मौका हमारा है और हमें अपनी इमेज केंद्रीय नेतृत्व और हाई कमान के सामने पूरी मजबूती से बनानी है, तो कसर कोई नहीं छोड़ेगा। ना डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल जी छोड़ेंगे और ना जीतू पटवारी और उमंग सिंगार छोड़ेंगे, क्योंकि राहुल, प्रियंका और सोनिया जी के जो हाईकमान कहा जाता है कांग्रेस में, वहाँ मूल्यांकन इनका होना है, और डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल जी जो लाइन वीडी शर्मा जी एक बहुत बड़ी लाइन खींच गए हैं, उससे आगे जाना या उसको वहीं बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना, इस जिम्मेदारी को निभाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो याद रखिए 2028 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और इसको और रोचक बनाने में इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, लक्ष्मण सिंह जी कह लीजिए, आम आदमी पार्टी कह लीजिए, बीएसपी कह लीजिए, सपा कह लीजिए, ये इसे रोचक बनाने में और इसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है।